Good morning, sir. गुड मॉर्निंग वशिष्ठ गुप्ता जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजय जी, गोपाल सिंह जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नीतू। गुड मॉर्निंग सर। नई बुक है। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जिन लोग के पास नई वाली बुक है वो पेज नंबर 11 गुड मॉर्निंग सर। निकाल सकते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मम्स डिसीज, जिसको गलसुआ या कंठमाला मम्स बीमारी कहलाती। गुड मॉर्निंग। ये पुरानी बुक में जो लोगों के पास पुरानी बुक है तो उसका भी पेज नंबर हम बता देते हैं कि वो पुरानी बुक से कौन से उसमें देखें। मम्स 23 पेज पे देख सकते हैं पुरानी बुक वाले, और नई बुक वाले पेज नंबर 11 जिसमें थोड़ा एलोबरेट करके बताया गया है उसको। हाँ, गुड मॉर्निंग नेहा शर्मा। मम्स बीमारी का एक टीका भी लगता है, MMR, जो कि MMR उस बीमारियां कवर होती है, और ये कंठमाला बीमारी कहलाती है, और गलसुआ भी इसको अपन कहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि 5 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी लोग हाँ गुड मॉर्निंग शामिल हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अपन को उसके समझाने में समय मिल जाता है, बीमारी को समझाने में, उसका ट्रीटमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं डॉक्टर्स। इसको समझने से पहले उसकी एनाटॉमी हम बता देते हैं। ये जो कान के दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, कान के बिल्कुल नीचे लार की ग्रंथि होती है, जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। पैरोटिड ग्लैंड लगभग 2 से 3 लीटर लार पर डे निकालती है, क्योंकि बोलने के लिए, गुटकने के लिए, चबाने के लिए ये सलाइवा या लार की आवश्यकता हमें होती है, और इसीलिए जो है ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, PAROTID, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड is necessary for the secretion of saliva because of the deglutition, chewing and the talking। ये तीनों में हमें जो है वो लार की आवश्यकता होती है, और पैरोटिड ग्लैंड जो कान के नीचे प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर से 2 से 3 लीटर लार पर डे किसी भी व्यक्ति को निकलती है, जो हमें डिहाइड्रेट भी नहीं होने देती। डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण और पानी की कमी नहीं होने देती। इन लार को कंटिन्यू निकलने के लिए हमें पानी पीते रहना जरूरी रहता है, ताकि वो सलाइवा का सीक्रेशन कर सके। पानी और सलाइवा के पीएच में बहुत अंतर रहता है, और इसकी विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, गाढ़ापन। तो लार का गाढ़ापन जो है वो ग्लिसरीन से थोड़ा पतला रहता है, पानी से थोड़ा मोटा रहता है। तो ये इस तरह से, जैसे अपन बोलते हैं मुंह में पानी आना, जो मुंह में सलाइवा आता है उसको अपन कहते हैं मुंह में पानी आना। तो ये सलाइवा अकेला लार, अकेला पैरोटिड ग्लैंड से नहीं निकलता। इसके अलावा भी हमारे टंग के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, और ऊपर तालू में हार्ड पैलेट पे, सॉफ्ट पैलेट पे, गाल के अंदर
और मैंडिबल के अंदर छोटे छोटे मल्टीपल पेयर में बहुत सारे ग्लैंड रहते हैं जो सलाइवा को निकालने का काम करते हैं। सलाइवा यानी कि लार, परंतु मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय द, और इनके अगर इसकी रचना देखें तो ये 2 पार्ट में प्रेजेंट रहती है इस तरह से, जैसे कि फल्ली रहती है अपन देखते हैं, और बीच में जो है वो बीच में से आर्टरी या वेन होते हुए जाती है। आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती है, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच, और वेन रहती है जुगुलर वेन, और नर्व रहती है फेशियल। ये 2 पार्ट जैसे कि फली के रहते हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, यहाँ भी रहेगी और यहाँ भी रहेगी। तो जैसे अपन मूंगफली या मटर की फली को तोड़ते हैं, इसी प्रकार 2 छिलके इसके भी निकाल में से वेन और नर्व्स जाती है। आर्टरी के रूप में मैक्सिलरी आर्टरी, वेन के रूप में जुगुलर वेन, और नर्व के रूप में फेशियल नर्व जाती है। इसी कारण जब भी कभी इसकी सूजन हो जाती है, जिसको अपन पैरोटोडाइटिस कहते हैं, तो सूजन में पूरे चेहरे पे अपने दर्द होने लगता है। तो उसका कारण वही रहता है कि स्वेलिंग के कारण नर्व्स जो है वो दब जाती है। तो ये इसमें जो इसकी जो डक्ट है या लार निकलती है, तो वो कहाँ आके खुलती है वो बता दे। ऊपर का जबड़ा अपन अगर देखें तो सेकंड मोलार जो रहता है चबाने वाला दांत, सेकंड मोलार, उसके बगल से जो है वो ये डक्ट खुलती है जो धीरे धीरे सलाइवा को लाने का काम करती है, और वो सलाइवा ऊपर से नीचे की तरफ टप टप ऐसा टपकते जाता है, और नीचे रहता है भोजन जो मिक्स होते जाता है, और उसमें ऊपर से सलाइवा टपकते जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब अपन को मालूम है कि ये डक्ट माउथ में ओपन हो रही है, तब ऐसे में अपन को माउथ का साफ सफाई या मंजन और वो अच्छे से करना चाहिए, भोजन करने के बाद भी और सोने के पहले भी। सोने के पहले अगर कोई भोजन का कण दांत के आसपास फंस जाता है तो अपन जानते हैं कि ये भोजन के कण एसिडिक होते हैं, अम्ली, जो कि तेजाब का काम करते हैं। वो दांत के अंदर चले जाते हैं, इंटरनल तोड़ के चले जाते हैं वहां की लेयर को, और फिर बाद में 40-50 साल की उम्र में दांतों में दर्द होना और ठंडा गर्म का एहसास होना, ये बहुत शिकायत रहती है। दिनेश जी, टॉपिक है आज का मम्स या गलसुआ, जिसको कहते हैं बीमारी, कंठमाला या गलसुआ। मम्स उसको इंग्लिश में कहते हैं MUMPS, मम्स, क्योंकि ये 2 रहते हैं इसी कारण मम्स कहते हैं। अगर एक रहे तो मम कहते हैं, MUMP। तो उसके अपन देख रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति साफ सफाई नहीं करता है, स्पेशली इन द चाइल्ड एंड स्कूल गोइंग चाइल्ड, बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस, जो मिठाई या कैडबरी जो बच्चे खाते हैं, तो मीठे में जो है वो जल्दी से जल्दी वायरस पनप जाते हैं। तो इसी कारण अगर उन्होंने मीठा कुछ खाया है, बच्चे चॉकलेट और कैडबरी के शौकीन रहते हैं, और बड़े व्यक्ति, एडल्ट या प्रौढ़ व्यक्ति जो है वो मीठा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो अपने माउथ को वॉश कर लेते हैं, और रिपीटेड बार बार कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। परंतु बच्चे जो है वो मीठा खाते जाते हैं लगातार, और फिर उसको वॉश नहीं करते। कुछ नेटवर्क अचानक चला गया था तो डिस्टरबेंस हो जाता है, थोड़ा नेटवर्क पुअर भी आ रहा है, तो आवाज कट रही होगी। हम ऐसा करते हैं कि कोशिश करते हैं कि उस नेटवर्क को लाएं, नहीं तो फिर ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ नेटवर्क पुअर ना आए, है ना। जस्ट अ मिनट सर, अभी तो क्लियर आ गई, क्लियर वॉइस है सर।
सर पेज नंबर कितना है? 11 पेज नंबर 11 हाँ, अब पूरा नेटवर्क आ रहा है और हमारी आवाज आ रही है विशिष्ट गुप्ता जी। यस सर, आ रहा बराबर आ रहा है। सर जी सर, आवाज क्लियर है आपकी जी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। तो अब अपन देखते हैं कि जब वो साफ नहीं करते बच्चे माउथ को बार बार, तो ऐसी स्थिति में वायरस पनपता है। और जो इसका वायरस है अपन बताएंगे, पैरामिक्सो वायरस रहता है इसका, स्पेसिफिक वायरस। स्पेसिफिक वायरस मतलब अलग टाइप का वायरस रहता है जिसको हम पैरामिक्सो वायरस कहते हैं। ये में पैरामिक्सो वायरस जो है वो ग्लैंड में चला जाता है और उसमें फिर स्वेलिंग आ जाती है। तो अब टॉपिक अपन ने शुरू किए हैं, गलसुआ जिसको कहते हैं, और ये लार ग्रंथि का इन्फेक्शन है। इसका परिचय देखते हैं अपन बुक से। कंठमाला एक वायरस संक्रमण है जो मुख्य रूप से कानों के पास स्थित लार उत्पादक पैरोटिड ग्रंथियों को प्रभावित करता है। कंठमाला इन दोनों ग्रंथियों में से किसी एक या कभी कभी दोनों में सूजन पैदा कर सकता है। तो ये वायरस, इसका कॉज कारण कंठमाला पैरोमिक्सिस वायरस की परिवार के मम्स वायरस के द्वारा होता है, जो संक्रमित लार के माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है स्लाइवा के द्वारा। तो पैरामिक्सिस वायरस ये स्पेसिफिक वायरस है, रहते हैं वायरस, वो स्पेसिफिक वायरस के अंतर्गत आता है। पैरामिक्सो वायरस कभी मीठे में, कोई मीठी चीज में पनप जाता है या मीठी चीज में आ जाता है और फिर ये मम्स नामक बीमारी को पैदा करता है और ये पैरोटिड ग्लैंड में रहता है। इसके अपन सिम्टम देखते हैं। गलसुआ वायरस से ये लक्षण बहुत हल्के होते हैं। जब लक्षण विकसित होते हैं तो ये आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। तो किसी किसी में सिर्फ फूला हुआ दिखाई देता है, यहाँ पर गाल के पास फूला हुआ रहता है और उसके कोई सिम्टम्स नहीं आते। उसको पूछते हैं अपन पेशेंट को तो वो कुछ बता नहीं पाता क्योंकि उसके पेन के सिम्टम कम आते हैं। टाइटनेस जरूर लगता है उसमें, ऐसा लगता है जैसे कोई पान खाने के बाद यहाँ दवा लेता है, गले में गाल में दवा लेता है कोई पान, तो उसको एकदम समथिंग इज प्रेजेंट की फीलिंग होती है और फूला हुआ गाल दिखाई देता मगर उसको कोई सिम्टम नहीं आते और टाइटनेस भर लगती है। कंठमाला एक प्राथमिक संकेत सूची हुई लार ग्रंथियां हैं जो गालों के फूलने का कारण बनती है। और बाकी और लक्षण अपन देखते हैं इसके। चेहरे के एक या दोनों तरफ सूजी हुई लार ग्रंथियों में दर्द हो सकता है। ये ज्यादातर यूनिलैटरल होती है। यूनिलैटरल का मतलब होता है एक तरफ होना और बाइलैटरल का मतलब होता है दोनों तरफ। कोई भी बीमारी हो, अगर एक तरफ होती तो उसको यूनिलैटरल और अगर दोनों तरफ होती है तो उसको बाइलैटरल कहते हैं। तो ये बच्चों में ज्यादातर यूनिलैटरल रहती है, परंतु अगर इसका ट्रीटमेंट अभी जो अपन बताएंगे वो नहीं किया जाए तो ये बाइलैटरल भी हो सकती है। चबाते या निगलते समय दर्द होता है। पेशेंट को भोजन चबा रहा है या निगल रहा है, गुटक रहा है, उस समय बहुत ज्यादा पेन होता है। साथ ही साथ
बुखार, सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द। यहाँ पर एक मांसपेशी रहती है, उस मांसपेशी का या मसल्स का नाम है मेसेटर मसल्स। मेसेटर मसल्स और बक्कीनेटर, ये बक्कीनेटर मसल्स और मेसेटर मसल्स ज्यादातर चबाने का काम करती है। डॉक्टर सत्येंद्र लेट ज्वाइन हुए। टॉपिक है मम्स या गलसुआ, जिसके अपन सिम्टम्स पढ़ रहे हैं। और सिरदर्द, बुखार, उससे अगर वायरस ज्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट को हेडेक होने लगता है और फीवर आने लगता है। कमजोरी और थकान, क्योंकि ये मेलेस की स्थिति आती है। मेलेस का अपन ने बताए थे कि मेलेस में सिरदर्द, बदन दर्द और बुखार, ये तीनों को मिला के कहते हैं मेलेस, MAILASE। तो ये मेलेस होता है, इसी कारण उसको वीकनेस और थकान भी लगती है बहुत ज्यादा मात्रा में, कमजोरी और टायर्डनेस। भूख में कमी यानी एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, या भूख में कमी। लक्षण प्रकट होने के बाद लगभग 2 दिनों तक कंठमाला अत्यधिक संक्रामक हो सकती है यदि आपने उसका इलाज विद इन 5 डे नहीं किए तो। कम्युनिटी मेडिसिन, पहलवान जी पूछ रहे हैं पहलवान। हाँ, ये कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट ही है जिसके अंतर्गत अपन बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। बाकी मेडिसिन जो सब्जेक्ट रहता है डॉक्टर शाम पढ़ाते हैं, शाम को 7 या 8 बजे से पढ़ाते हैं, तो वो मेडिसिन के बारे में बताते हैं। ठीक है, अपन इसमें बीमारी के बारे में बताते हैं और थोड़ा बहुत दवाइयों के बारे में भी बता देते हैं जो जरूरी रहता है। लक्षण प्रकट होने के 9 दिनों तक ये कंठमाला बनी रहती है। और कभी आयुर्वेदिक में देखे होंगे, एक सेप्टेलिनम की गोली रहती है, वो लगाई जाती है, या एट्रोपा बेलाडोना का पट्टा लगाया जाता है। आशुतोष जी, इसमें टॉपिक मम्स चल रहा है, काफी देर हो गई है, बार बार पूछते हैं, अच्छा नहीं लगता, जल्दी ज्वाइन हो जाया करें। अब इसको डायग्नोसिस देखते हैं अपन कि कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो आमतौर पर सूजी हुई लार ग्रंथियों के आधार पर कंठमाला का निदान कर सकते हैं, यानी कि उसको अपन देख सकते हैं कि कैसे सूजी हुई है और उसको चेक करते हैं। उसमें टेंडरनेस रहती है। टेंडरनेस का मतलब होता है उसको, बच्चे की जब भी ग्रंथियों को ऐसा छुएंगे तो उसको एकदम दर्द होगा, तो वो कहलाता है टेंडरनेस। यदि ग्रंथियां सूजी नहीं है या अन्य लक्षणों के आधार पर गलसुआ का संदेह है तो एक वायरस कल्चर टेस्ट करा लेते हैं। इसके लिए थ्रोट या चीक का स्वैब लिया जाता है। तो उसके लिए एक जो डंडी रहती है, वो डंडी के सामने कॉटन रहता है, जैसे कि अपन कान खोदते समय जो जॉनसन की बड का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार एक डंडी आती बड़ी, जो अभी कोरोना के समय, हाँ, ईयरबड्स अगर छोटी होती है, वो डंडी बड़ी होती है ताकि वो गाल के अंदर और गले तक जो है वो लार को निकाल सके। और वो लार को रख देते हैं स्लाइड पे, स्लाइड बना लेते हैं, उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं ग्लिसरीन डाल के, ताकि वो सूखे ना। और हाँ, सुहानी लोधी कुछ पूछ रही हैं, और फिर लैब में भेज देते हैं। हाँ, वो उसके बाद लैब में भेज देते हैं, वो कहलाता कल्चर टेस्ट, थ्रोट या चीक के सलाइवा का कल्चर टेस्ट। उसमें हाँ, रिपीट कर देते हैं। इसमें अपन ने जैसे डायग्नोसिस में CBP कराए, CBP यानी कि ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट कराने से पेशेंट का जो है वो WBC काउंट हो सकता है बढ़ा है। हीमोग्लोबिन देख लेते हैं सही है कि नहीं, ताकि आगे अगर अपन उसको ट्रीटमेंट करते समय एंटीबायोटिक दें तो उसका हीमोग्लोबिन और ना गिर पाए। WBC की मात्रा 4000 से ज्यादा मात्रा आती है और 11000 से कम ना हो, मगर ये है कि उसका बाउंड्री लाइन आती है 9 या 10,000 तक आती है, मतलब इन्फेक्शन जो है वो उसके शरीर में है। फिर बाकी ESR, RBC ये सब कोई मदद नहीं करती, ये सब नॉर्मल रहते हैं। न्यूट्रोफिल्स जरूर, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स की मात्रा बढ़ी पाई जा सकती है। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है। फिर आते हैं स्वैब टेस्ट में, SWAB। स्वैब टेस्ट में
जो है वो ईयरबड से बड़ी एक लंबी डंडी आती, जिसके सामने कॉटन बहुत मजबूती से बंधा रहता है, और उसको जो है वो गले में डाल के और या गाल के आसपास का जो है वो पोछा लगा देते हैं। तो वो पोछा लगाने के बाद वो कॉटन गीली हो जाती है, उसको फिर एक स्लाइड लेते हैं और स्लाइड में रख देते हैं। फिर स्लाइड में कॉटन को नहीं रखते, स्लाइवा को टच करके रख देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एक बूंद ग्लिसरीन डालते हैं, और फिर कांच की छोटी छोटी कवर स्लिप आती है, बहुत ही महीन पन्नी जैसी, उसको रख देते हैं और वो स्लाइड बॉक्स में रख देते हैं सुखाने के बाद। तो जब भी कभी आपके यहाँ पैथोलॉजी वाला आता है तो उसको स्लाइड टेस्ट के लिए देते हैं, वो कहलाता है कल्चर टेस्ट फॉर मेक्सोवायरस या फॉर मम्स, ये लिख के दे देते हैं कि मम्स के लिए हमने कल्चर टेस्ट कराए, तो कल्चर सेंसिटिविटी देखे। कल्चर वर्क कराते हैं, सेंसिटिविटी तो इसके जो एंटीबायोटिक प्रॉपरली चलती है तो वो अपन अभी आगे बताएंगे, वो एंटीबायोटिक उसको दे सकते हैं, उसी से ठीक हो जाता है। अब इसका जनरल मैनेजमेंट और मेडिकल देखते हैं अपन क्या क्या है और कॉम्प्लिकेशन। इसमें जनरल मैनेजमेंट के अंतर्गत चूंकि वो बच्चा रहता है, रोता रहता है, अनहिजीनियस रहता है, तो उसको 7 साल तक का बच्चा है तो 1 चम्मच फेनार्गन देते हैं। फेनार्गन से एलर्जिक बीमारी भी ठीक हो जाती है और उसको नींद भी आ जाती है, और उसके फूंक पर भी प्रभाव नहीं पड़ता। फेनार्गन सिरप, फेनार्गन PHARNGAN, और उसको आराम करने देते हैं। दूसरा, दूसरों को बीमारी फैलने से बचाने के लिए बच्चे के द्वारा उपयोग किए गए रुमाल, टॉवेल, ग्लास, कप, प्लेट, चम्मच, इन सबको अलग रखते हैं, अलग रखते हैं, बच्चे के पास ही रखते हैं ताकि उसके यूज में ही आए, कोई दूसरे को ना पड़े। दूसरे बच्चों को उस बच्चे के पास नहीं जाने देते। सूजी हुई ग्रंथियों के दर्द को कम करने के लिए गर्म या ठंडे सेक का प्रयोग किया जा सकता है। तो ज्यादातर अगर स्वेलिंग है, लालपन दिख रहा है, तो आइस से लाभ होगा, आइस फर्मेंटेशन। और अगर ज्यादा गर्म नहीं है और पेन की भी कंप्लेंट नहीं करता है तो फिर गर्म से सेकने से उसको ठीक हो जाता है। खट्टे फल, जूस जैसे खट्टे पदार्थों, दही और इमली का पानी जैसे कि फुल्की और अचार वगैरह का उपयोग नहीं करते, क्योंकि ये लार उत्पादक होते हैं। नींबू वगैरह, जैसे कि अपन कोई भी खट्टे फल का नाम लें या ब्रेन में सोचें तो तुरंत अपने मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें उसके पास, जिससे कि सलाइवा ज्यादा मात्रा में आए। तरल पदार्थों का सेवन करें अथवा उसको बच्चे को दे। सरल पदार्थ, उसमें अनानास का जूस, सेब का जूस, अनार का जूस, दूध और पतली दलिया या उपमा बनाकर दे सकते हैं, ताकि उसको जो है वो डाइट प्रॉपर रहे माउथ से। जो भी सिम्टम्स आते हैं, फीवर वगैरह आ रहा है, तो पैरासिटामॉल कंटेंट की हाइपरपायरेक्सिया ना हो, इस प्रकार का उसको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उसको बुखार ना आए। और साथ ही साथ बच्चे को जो है वो कुछ ऐसे छोटे मोटे गेम ला देते हैं ताकि वो बिस्तर पे ही गेम का उपयोग करे, कहीं जाए ना। ये सामान्य प्रबंधन है, और उसके जो भी यूटेंसिल है उसको भी साफ सफाई का ध्यान दें। मेडिकल उपचार देखते हैं अपन। मेडिकल उपचार में जो माउथ वॉश आता है, जिसमें कि क्लोराहेक्सिडाइन या लिस्ट्रिन करके माउथ वॉश आता है, वो बच्चे को माउथ वॉश 2 से 3 बार कराएं। माउथ वॉश की अनुपस्थिति में गर्म पानी से कुल्ला करा सकते हैं उसको 2 से 3 बार, ताकि जो इन्फेक्शन है ना जाए, क्योंकि बार बार जैसी लार आती है तो उसको बच्चा जो है वो गुटकने को सोचता है, अंदर निकलने को। तो ऐसे में उसको गर्म पानी से कुल्ला कराएं या लिस्ट्रिल या क्लोरोहेक्सिमाइन माउथ वॉश का उपयोग करें। बुखार को कम करने के लिए एंटीबायोटिक, दर्द को कम करने के लिए आइब्रुफिन 400 मिलीग्राम की सुबह शाम देते हैं एनाल्जेसिक, या पेन किलर अगर आप दे रहे हैं तो बच्चों को निमुलुसाइड का इस्तेमाल ज्यादातर
नहीं करते, ना ही इसका। जो पैरासीटामोल टेबलेट है, जो डोलो 650 mg के नाम से आती है, तो उसको आधी टेबलेट जो है वो सुबह आधी शाम दे सकते हैं। पैरासीटामोल जो डोलो है वो पेन किलर्स भी रहती है। अगर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कॉम्बीफ्लेम दे। कॉम्बीफ्लेम उसके सूजन को भी उतार देती है और दर्द को और बुखार को भी उतार देती है, एक ही टेबलेट। परंतु उसकी हैबिट नहीं लगने देते। जो बच्चा टेबलेट कॉम्बीफ्लेम नहीं खाना चाहता, उसको सिरप कॉम्बीफ्लेम सिरप भी आता है, तो वो सिरप उसको एक एक चम्मच 4 ml लगभग 5 ml से 4 ml सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, ताकि स्वेलिंग उतर जाए। एंटीबायोटिक दवाओं में जो इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक में, वो अपन देखते हैं कि कौन सा टेबलेट दे सकते हैं। इसमें ऑफ्लॉक्सिन जो मेडिसिन आती है वो दे सकते हैं, लेवोसिट्राजिन, लेवोफ्लॉक्सासिलिन। ये मेडिसिन जो है वो सेफ रहती है बच्चों के केस में। बाकी आप लोग जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो आपका खुद का अनुभव है कि जो आपने दवाई दिए थे उससे रिलीफ मिलता है तो उसको दे सकते हैं। पर जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं, और नहीं तो ये ऑफ्लॉक्सिन और एंटीबायोटिक और दूसरी 500 mg, बच्चों के केस में 250 mg, एडल्ट के केस में 500 mg की मात्रा सुबह शाम। और कभी कभी किसी एडल्ट का जिसका वजन कम है तो उसको 500 mg की केवल एक ही टेबलेट देना चाहिए, ऑफ्लॉक्सिन या लेवोफ्लॉक्सासिलिन। इसके बाद लेवोसिट्राजिन, चूंकि अगर बच्चा फिनार्गन ले रहा है तो उसको फिर लेवोसिट्राजिन नहीं देते, और यदि कोई एडल्ट है जो फिनार्गन नहीं ले रहा है तो उसको लेवोसिट्राजिन देते हैं, मगर केवल 2 दिन। अगर वो काम करने वाला है तो दिन में नहीं देते, सिर्फ सोते समय देते हैं। और अगर कोई काम नहीं करता, वो घर पे ही रहे, दिन में भी लेवोसिट्राजिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक है वो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस एंड योर नॉलेज। मेडिकल नहीं, दोनों देने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? अगर मान लो बच्चे का केस है तो उसको फिनार्गन दे सकते हैं, फिर लेवोसिट्राजिन देने की आवश्यकता नहीं। कभी भी दो अगर आप एंटी एलर्जिक देंगे तो उसको ठीक है ना। बड़ों को केवल टेबलेट देंगे, फिनार्गन की आवश्यकता नहीं रहती। बड़ा जो है वो समझता है उस बात को, अगर उसको आराम करने को कहेंगे तो वो आराम करेगा, ठीक है। तो फिनार्गन बड़े को नहीं देते। फिर आता है इसका कॉम्प्लिकेशन। इसका कॉम्प्लिकेशन ऑर्काइटिस और पैनक्राइटिस और ओटाइटिस मीडिया, ये 3 अपन देखते हैं, एक के बाद एक समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर केस में इसका डायग्नोसिस भी रहता है। पहला देखते हैं अपन ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है कान के बीच वाला जो कान है, मीडिया यानी मिडिल वाला जो कान है, उसमें दर्द होना, जिसमें कि पेशेंट कान को पकड़ के बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है, उसको कोई काम नहीं कर पाता, चबाने में, बोलने में, सुनने में, सब में कान में दर्द होता है। उसका कारण ये है कि जो लार ग्रंथि जहां पर अपन ने देखे थे, उसका वायरस अगर नाक में आ जाए तो वो नाक से कान के बीच में एक कनेक्शन रहता है जिसको अपन कहते हैं ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब इज ए स्मॉल ट्यूब approximately 2.5 inches long. It is trumped shape and it is connected to middle ear cavity to the posterior wall of the nose. नाक और कान के बीच का संपर्क रहता है। नाक आगे रहती है और कान पीछे रहते हैं, तो दोनों तरफ ये ट्यूब खुलती है। कई ऐसे पेशेंट जो अनट्रीटेड हैं, 5-7 दिन तक जो है वो एट्रोपा बेलाडोना की पट्टी लगा के घूमते हैं, कोई एंटीबायोटिक नहीं लेते, तो वो माउथ से नोज में चला जाता है इन्फेक्शन, और फिर नोज से वो कान में चला जाता है, तो कान में उसके बहुत तेज दर्द होता है और उसके कारण उसको नींद भी नहीं आती। तब ऐसे में दर्द की गोली की जगह उसको नींद की गोली दी जाती है, Elprex 0.25 mg की, ताकि वो सो जाए। परंतु अपन को उसका
ट्रीटमेंट कान का भी करना पड़ता है, तो उसके लिए एंटी जो पेन किलर्स रहते हैं, एंटी एनाल्जेसिक जिसको कहते हैं एनाल्जेसिक, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। और सेडेटिव जो अपन ने बताया अभी 0.25 mg की एल्प्राजोलम, जिसमें कंटेंट रहता है एल्प्राजोलम, परंतु मेडिकल स्टोर में ज्यादातर ये देते नहीं है। और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती तो अपने तरफ से ही उसको टेबलेट दिए जाती है। मम्स हाउ मेनी डेज, सैन मंसूरी पूछ रही हैं। तो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 10 दिन का, 9 या 10 दिन तक इसका प्रभाव रहता है। इसके बाद अपने आप धीरे धीरे इम्यून सिस्टम उसको कम कर देता है। तो पहला अपन ने देखे जो है ओटाइटिस मीडिया, जिसमें कि कान में दर्द होता है। अब अपन जैसे पेशेंट को लिख के दिए अपन ने टैबलेट, अगर अपने पास से अपन डिस्पेंसिंग करते हैं तो एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और बाकी दवाई भी दे दी है। और कुछ लोग एट्रोपा बेलाडोना पट्टी भी लगा देते हैं, जिसमें छेद रहते हैं, तो वो पट्टी भी लगा दिया जाता है। अब पेशेंट जो है उसको कुछ लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, अपने पास से डिस्पेंसिंग नहीं करते, और उन्हें एक जो है वो पर्चे पे उसका नाम लिख दिए। नाम लिखने के बाद एज, सेक्स लिख दिए, और फिर उसका जो अपन चिन्ह बनाते हैं, वो उसका चिन्ह बनाने के बाद ट्रीटमेंट का, और उसमें दवाई लिखे। तो दवाई में लिखे अपन ने ऑफ्लॉक्सिन। जीतलाल जंगेला जी थोड़ा तेज बोलिए, कुछ आवाज नहीं आ रही अब। सर जो गाल में लगाते वो पट्टी से क्या असर पड़ता है? वो पट्टी जो है एट्रोपा बेलाडोना नामक मेडिसिन रहती है उसमें, और वो दर्द को खींचती है और सूजन को भी खींचती है। परंतु ये वाला ट्रीटमेंट पुराना हो गया बहुत ज्यादा, और उसका इस्तेमाल अब जो है वो रिमोट एरिया में ही किया जाता है। बाकी शहरों में उन पट्टियों का कोई औचित्य नहीं रहता। उसमें मेडिसिन रहती है एट्रोपा बेलाडोना, जो दर्द को और सूजन को कम कर देती है। अब अपन ने जो है वो बच्चे को प्रिस्क्राइब कर दिए कि भाई इतनी दवाइयां लेना है करके। अब अपन ने देखे कि 10 दिन की दवाई लिखे, सुबह शाम ऑफ्लॉक्सिन, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक सब लिख के दे दिया अपन ने, अपने पास से प्रिस्क्राइब नहीं किए। अब वो मेडिकल स्टोर पे गया और उसका जो है वो बिल बना 1000 रुपए की दवाई है। अब उसके पास केवल 500 रुपीज ही है। तब ऐसी स्थिति में वो बोलता है कि आप एक काम करो, हमारे को 3-4 दिन की दवाई दे दो, 10 दिन की हम दवाई नहीं ले पाएंगे। वो मेडिकल स्टोर वाला उसको आधी दवाइयां दे देता है। अब जो पेशेंट जो है वो जब दवाइयां खाना शुरू कर देता है तो पास उससे जो है वो वायरस खत्म नहीं होता, उससे कम हो जाता है, बुखार उतर जाता है, दर्द कम हो जाता है, सूजन भी उतर जाती है, और पेशेंट लगभग ठीक हो जाता है 90%। अब 10% जो वायरस उसके पूरे गए नहीं, क्योंकि अपन ने 10 दिन की दवाई लिखे थे, वो वायरस अपने शरीर के उन हिस्सों में पहुंच जाते हैं जो ठंडे रहते हैं। और अपने बॉडी में जो ठंडे हिस्से हैं वो है मेल में स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है वो पेनिस जो रहती है जननांग, वो बाहर रहता है, अंडकोश जिसको बोलते हैं अपन, तो वो अंडकोश के पास पहुंच जाता है और वहीं पे प्रेजेंट रहता है। फीमेल में और मेल में एक और ठंडा स्थान रहता है जिसको अपन पैनक्रियाज या अग्नाशय कहते हैं, जिससे कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। तो वो इंसुलिन नामक हार्मोन जिससे निकलता है उस अंग में पहुंच जाते हैं वो पैनक्रियाज, और वहां पे कुछ दिन तक रुक के अपनी कॉलोनी डेवलप करने लगते हैं। मतलब नंबर ऑफ वायरस आर इंक्रीज टाइम टू टाइम, और 4 या 5 साल बाद जब वायरस बहुत मात्रा में बन जाते हैं तब उसको अंडकोश की सूजन आती है मेल को, तो वो कहलाता है ऑर्काइटिस, ORCHITIS, ऑर्काइटिस। ये कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 है। पहला अपन ने कान का बताए थे जो तुरंत होता है, और ये 4-5 साल बाद होता है ऑर्काइटिस। फीमेल में पैनक्रियाटिस, या मेल में भी पैनक्रियाटिस हो सकता है, पैनक्रियाज की सूजन, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ वायरस की डेवलपमेंट हो गया। अब ऐसा पेशेंट अपन देखते हैं कि जब अपने पास आता है
जिसको कि ऑर्काइटिस नामक बीमारी हुई है और अंडकोश में सूजन दिखाई देती है। और जब अपन उसके अंडकोश की जांच करते हैं तो वो बहुत ज्यादा दर्द उसको होने लगता है। वो कहता है कि भाई ऑर्काइटिस के कारण उसको सूजन हो गई है, बहुत ज्यादा नीचे होता है। ऐसा पेशेंट अंडरवियर नहीं पहन पाता या लाइन वाली अंडरवियर का इस्तेमाल करता है जो ढीली रहती है, नाड़ा बांधने वाली, और लुंगी का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसको जीन्स पैंट वगैरह जो है वो कंफर्टेबल नहीं लगते। तब ऐसे पेशेंट को, और पैनक्रियाटिस के कारण पेट में दर्द वाला पेशेंट जो धीरे धीरे दर्द होता है, ऐसे पेशेंट को अपन हिस्ट्री लेते हैं कि 4-5 साल पहले या जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे को कभी मम्स नामक बीमारी हुई थी क्या। अगर वो बोलता है कि हाँ हुई थी बचपन में, और उसको ये याद नहीं रहता कि उसने पूरा कोर्स लिया था कि नहीं लिया था, तो अपन समझ जाते हैं कि पूरा कोर्स नहीं लिया था, इसी कारण ये बीमारी हुई। तब उसको जो है मम्स वाली जो दवाइयां अपन ने दिए थे, अब वो पूरे 10 दिन की रिपीट करना पड़ेगा। तो पूरे उसको फिर बताएंगे कि भाई ये इस टाइप से हुआ है, और उसको फिर एंटीबायोटिक वही देंगे, ऑफ्लॉक्सिन, लेवोफ्लॉक्सिन, सिट्रिजिन, फिनार्गन, बच्चा है तो फिनार्गन, और एंटीबायोटिक के बाद पेन किलर में एनाल्जेसिक, ब्रूफिन वगैरह, ऑम्बिफ्लेम और डोलो, ये मेडिसिन देख के उसको फिर बताते हैं कि ये इसके कारण हुआ है, तो वो निश्चित तौर पे फिर इससे ठीक हो जाता है। तो ये ऑर्काइटिस और ओटाइटिस मीडिया और पैनक्रियाटिस, ये इसके कॉम्प्लिकेशन में आते हैं। इसके बाद आता है स्टेरॉइड, जैसे कि प्रीडोमिनोसोल या डेक्सोना 20 mg की उस समय देते हैं जब पेशेंट को दवाओं का असर नहीं होता, या कुछ ऐसे पेशेंट की आपको तासीर मालूम है जब तक मैं इसको डेक्सामेथासोन साथ में नहीं दूंगा, क्योंकि एंटी एलर्जिक या सिडजिट के साथ देते हैं सिट्रिजिन के, तो उसको लाभ नहीं होगा, तो फिर उसको वो भी दवाई दे सकते हैं। अदरवाइज अननेसेसरी कभी भी प्रीडेमिलोसोन या डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो किडनी पे इफेक्ट करता है। आयुर्वेदिक उपचार में सेप्टेलिनिम की टेबलेट आती है, 2 टेबलेट दिन में 3 बार, या फ्लू 5 सिरप आता है जो 10 मिलीमीटर दिन में 3 बार ले सकते हैं ये टेबलेट्स को। और पेन ऑफ टेबलेट आती है, 1 टेबलेट दिन में 3 बार। पेन ना हो तो SOS कर देते हैं कि जब उसको जरूरत हो तब ले सकता है। अब अपन होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखेंगे, उसके बाद फिर आप लोग जो है वो प्रश्न कर सकते हैं। पहले देखें अपन इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। बेलाडोना जो कि अच्छी मेडिसिन है, 30 और 200 पोटेंसी में। जब भी लालपन हो, तेज बुखार के साथ बीमारी जल्दी आके, गरम लाल चेहरा, आंखों में लालपन, संवेदनशील सेंसिटिव, सूजन आ जाए ज्यादा, और सिर दर्द और बदन दर्द कभी महसूस हो, तब उसको बेलाडोना देने से लाभ हो जाता है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन में एंटीबायोटिक के नाम से मशहूर मर्कसोल या मर्कूरियस साल्वुनियस पूरा नाम है इसका, मर्कसोल। तो ये तब दी जाती है जब बड़ी मात्रा में लार के साथ साथ ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन, गालों पर और ठोड़ी के नीचे की स्थिति में बहुत ज्यादा गर्मपन आ जाता है। ये दाढ़ी पे या पैरोटिड ग्लैंड पे उसको बहुत ज्यादा गर्म लगता है, और लार बहुत बार बार थूकने की प्रवृत्ति हो जाती है उसको, और रात में और दिन में पसीना बहुत ज्यादा आता है, मुंह में छाले की टेंडेंसी रहती है, तब उसको मर्कसोल नामक दवाई देते हैं तो उससे रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट है पल्सेटिल्ला। मेरे सोल एंटीबायोटिक है क्या? मर्कसोल एंटीबायोटिक नहीं है, पर इसको एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है होम्योपैथी में, क्योंकि ये पारे से बनती है, मर्क्यूरस से, इसी कारण इसको कहते हैं मर्कसोल को कि एंटीबायोटिक है। इसी प्रकार हीपर सल्फ है, साइलिसिया है, फोड़े फुंसी ठीक होने में बहुत मदद करती है, तो इनको ऐसा कह देते हैं, बाकी है नहीं। पल्सेटिल्ला देखते हैं अपन। बच्चों को कई तरह की बीमारी, अंडाशय, फीमेल में स्तनों या अंडकोश, ओवरी में जो है वो सूजन आना, इसके साथ साथ प्यास बहुत ज्यादा लगती है, और पेशेंट जो है वो चाहता है कि उससे कोई लगातार पूछता रहे कि क्या हो गया करके, और सेंसिटिव रहता है ऐसा पेशेंट, तब अपन उसको पल्सेटिल्ला नामक
दवाई देते हैं होम्योपैथी में। और लास्ट है फाइटोलेक्का। फाइटोलेक्का भी इसकी बहुत अच्छी दवाई रहती है। पैरोटिड ग्रंथि की सूजन, दर्द और टाइटनेस अगर लगे और फीमेल में स्तन और अन्य ग्रंथियों में भी सूजन हो रही हो, इस औषधि का उपयोग किया जाता है फाइटोलेक्का। फाइटोलेक्का में थकान, चक्कर, दर्द महसूस होना, ठंडा पीने से राहत मिलना और गर्म पीने से बढ़ जाना, ये ऐसी टेंडेंसी रहती है फाइटोलेक्का। फाइटोलेक्का 2 टाइप से आती है। एक फाइटोलेक्का बेरी भी आती है जो मोटापा कम करने के लिए दिया जाता है, फाइटोलेक्का बेरी। और ये फाइटोलेक्का सिंपल आती है जो पैरोटिड से प्रॉब्लम होने पर इसको दे सकते हैं। इसमें यदि मान लो आप ट्रीटमेंट पूरा नहीं देते और पेशेंट जो है वो कहता है कि उसको कुछ नहीं हुआ है, जबकि आपको मालूम है कि मम्स है, तो इससे बचने के लिए बच्चों को स्टार्टिंग में या चौथे महीने में एक टीका लगता है MMR। ये टीका मम्स, मीजल्स और रूबेला नामक बीमारियों से बचाने के लिए बच्चे को जरूर इसका टीका लगवाएं। MMR, मम्स, मीजल्स और रूबेला, ये इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस स्पेशली फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस आर सफरिंग फ्रॉम द मम्स। कंठमाला की जटिलताएं दुर्लभ है, लेकिन कुछ संभावित रूप से ऐसे मामले हैं जिसमें इनका इलाज ना किया जाए तो अंडकोश की सूजन, मस्तिष्क की सूजन को अपन मेनिंजाइटिस कहते हैं, पैनक्राइटिस, और कभी कभी बहरापन। और अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी में है, 3 से 4था महीना चल रहा है और उसको मम्स हो जाए तो उसको एबॉर्शन होने की भी संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से उसको ट्रीटमेंट देते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन कुछ नहीं देते, बाहर से कुछ नहीं लगाते, केवल ठंडे और गर्म पानी का सेक देते हैं। बहरापन का मतलब होता है डेफनेस। बहरापन तब आ सकता है जब कॉम्प्लिकेशन उसके ज्यादा हो, तो फिर पेशेंट को सुनाई भी नहीं देती। अब जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। कुमार अयोध्या प्रसाद जी, क्या है ये MMR किस डिजीज से जो बचाव करता है? मम्स और क्या बता रहे? MMR जो है वो एक प्रकार का वैक्सीन है जो बच्चों को चौथे महीने में दिया जाता है, इसका टीका। तो वो टीके से जो है वो फिर मम्स उसको नहीं होती। हाँ, कोशिश ये रहती है कि ना हो। हाँ। नहीं सर, नेक्स्ट और कौन सा उसमें डिजीज बताया आपने? हाँ, मम्स, MMR का मतलब होता है मम्स, मीजल्स, खसरा जिसको बोलते हैं, और रूबेला नाम की एक बीमारी होती है बच्चों को जिसमें लाल लाल दाने आ जाते हैं, तो वो इनसे बचाने के लिए ये टीका रहता है। सर मैं ये पूछ रहा, पूछो क्या बोल रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था, जिस बच्चे के कान में दर्द और सूजन होती है बिना पस निकले हुए, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? स्मेल सी भी आती है कान में बच्चे के। उसको वो बीमारी कहलाती है ओटोरिया, OOTORICHA। ओटोरिया का मतलब होता है कान का बहना। और ऐसी स्थिति में बच्चे को अगर मान लो कान में अकेला दर्द है तो मुलिन ड्रॉप आता है कि MULINE। मुलिन ड्रॉप जो है वो ईयर ड्रॉप है, वो उसको 2-4 बूंद डालते हैं, उसको रिलीफ मिल जाता है। पर यदि मान लो उसके कान को देखने के बाद, कान को देखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको कहते हैं ऑटोस्कोप, तो वो ऑटोस्कोप से देखना कहलाता है ऑटोस्कोपी। अगर वहां पर पस की मात्रा दिखाई दे रही है और जॉनसन बड्स अपन ईयरबड्स से निकाल के देखते हैं, तो फिर उसको हाईली एंटीबायोटिक देते हैं या फिर सर कान का बहरापन के लिए ट्रीटमेंट बता दीजिएगा। सर ये मुलिन ड्रॉप तो होम्योपैथिक है क्या?
सर ये मुलिन ड्रॉप होम्योपैथिक है क्या? हाँ हाँ, मुलिन ड्रॉप होम्योपैथिक है, बट सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया है, नेटवर्क इशू है सर के यहाँ, थोड़ी देर वेट करिए। किसी की आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ सर, आपका साउंड आ रहे सर आना बंद अभी हो तो गया। आपके सर उसमें से ना गंदगी भी निकलती है, तो ये मुलिन ड्रॉप से आराम फायदा पड़ जाएगा ना उसको? हेलो हेलो सर, हाँ। कान से सुनाई ना देना, उसका ट्रीटमेंट सर बोल दीजिएगा। कान से सुनाई न देना के बहुत सारे कारण रहते हैं। तो पहले अपन को ये ज्ञात करना पड़ता है कि उसको कौन सी ऐसी बीमारी हो गई है कि जिससे कि उसको कान को सुनाई नहीं दे रहा है। तो बहुत सारी बीमारियों में, स्किन डिसीज में, मम्स में और कान की बीमारियां जितनी भी है उसमें ये कान से सुनाई नहीं देता। तो उसके लिए पहले अपन को पता करना पड़ता है कि कान से क्यों नहीं सुनाई दे रहा। फार्क आती है, फार्क से देखते हैं, वो फार्क से देखने के बाद फिर बता सकते हैं। हेलो सर, मैं देखा सैन मंसूरी बताइए। हाँ, वायरल इन्फेक्शन में सर स्टेरॉइड का क्या काम रहता है? वायरल इन्फेक्शन में ज्यादातर स्टेरॉइड दिया जाता है। हाँ, स्टेरॉइड जो है वो किसी भी दवाई, माइक म्यूट कर दें। एक कोई भी जो एंटीबायोटिक अपने स्टेरॉइड देते हैं वो उस दवाई की एंटीबायोटिक की क्षमता को बढ़ा देता है और व्यक्ति के इम्यून पावर को कुछ देर के लिए, कुछ घंटों या 24 घंटे या जब तक इलाज चल रहा है, उसका इम्यून पावर को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए स्टेरॉइड दिया जाता है, मगर ज्यादा इस्तेमाल से किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। अब पूछो सैन मंसूरी। सर नाइट को लार निकलने का क्या कारण होता है सोते समय? हाँ, ये कुछ बच्चों को अपन ने देखे होंगे कि वो सो रहे हैं और उनकी सलाइवेशन ज्यादा हो रहा है। तो वैसे तो कोई ज्यादा वो नहीं रहता है। अगर मान लो बच्चे को ज्यादा पानी दिया गया है या ज्यादा मिल्क फीड कराया गया है, तब उसकी ऐसी स्थिति में उसको लार ज्यादा निकलती। मगर ऐसा कहते हैं कि जो अगर बच्चे के पेट में वर्म्स हैं, किरम जिसको बोलते हैं, या एस्केरिस है उसके पेट में, तब भी उसको सलाइवेशन ज्यादा होता है। तब उसको फिर जैसा अपन ने एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल बताए थे, वो एक सिरप दे सकते हैं 30 ml का रात को सोते समय, और सुबह उतनी 30 ml का एक शीशी दे सकते हैं, ताकि उसका सलाइवेशन जो है वो ज्यादा ना हो। सर यंग एज में भी तो पेट में कमी होते हैं तब भी इस प्रकार का सलाइवेशन ज्यादा होता है। सर जी, इसमें जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिखा है तो हमारे स्टडी में ये कंपलसरी नहीं है क्या? एज में जो है वो ओवर हाइड्रेशन की वजह से। हाँ सर रात को बच्चे एक जन करे वहाँ। तो सर उनके लिए मेडिसिन या कोई कुछ? सर जो रात को बच्चों में कर जाता है उसके लिए मेडिसिन क्या होगी? रात को बेड वॉचिंग करते हैं जो बच्चे, उसमें मेडिसिन एसिड फॉस देते हैं। हाँ, कौन सी सर? कृष्ण कुमार तुमको बता चुके हैं ना, और कुछ पूछ रहे हैं? ये एसिड फॉस करके दवा आती है, एसिड फॉस। अभी हम सर ये होम्योपैथिक में जो है 30 और 200 का सर डोज क्या होगा? 30 पोटेंसी जो है वो 3 बार दी जा सकती है और 200 पोटेंसी 2 बार दी जा सकती है। ये डोज है। सर ये एसिड फॉर्स है क्या, टैबलेट है या सिरप है? होम्योपैथिक है या? गोपाल सिंह जी क्या पूछ रहे हैं आप?
ठीक है, वो हमारी उसकी बैटरी चली गई है। अब जो है वो बाकी अपन कल देखेंगे। कल का अपना जो चैप्टर रहेगा वो मीजल्स रहेगा, खसरा। सर जी मैं पूछ रहा था इसमें जो आज की आयुर्वेदिक क्लास ट्रीटमेंट अपन लिखा है खत्म करते हैं। गुड डे। इसका स्टडी कंपलसरी नहीं है क्या? हाँ हाँ, है ना कंपलसरी। आयुर्वेदिक भी पूछते हैं। हाँ, आयुर्वेदिक भी पूछते हैं, वो सेप्टेलिनिम, फ्लू 5 ये पूछते हैं वो। तो वो कभी हम बता भी देते हैं, नहीं तो बुक से रहते हैं। कभी नहीं, कभार ये बुक में जो दवाओं का नाम दिया हुआ है सर, हाँ हाँ पूछते हैं, वो पूछते हैं। एक आध बार कोई क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता। हाँ जैसे बुक में नाम दिया है, जैसे कस के दिया हुआ है, कुसम दिया हुआ है,